To all of you, this is Saji sir from Ideal Institute. Welcome back to my channel. आज का हमारा टॉपिक बजट 2024 के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सारी चीजें ऐसी हुई, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब से रिलेटेड लोग काफी सारे कंसर्न थे कि उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं, इंडेक्सेशन को हटाने से क्या लॉस होने वाला है, और स्टॉक मार्केट जो कि क्रैश हो गई, क्या ऐसी रीजंस है, और क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीजें सस्ती हुई, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि बजट में जैसे आपने देखा होगा कि आंध्रा और बिहार को स्पेशल पैकेज क्यों मिला। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। समय पहले चीज हम बजट को डिफाइन करेंगे कि बजट होता क्या है, कितने काइंड्स के हैं। नॉर्मली जैसे कि पहला बजट किसको कहते हैं हम ये जानेंगे। सब बजट तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं बजट। पहला है, सपोज आपकी इनकम है 20,000 रुपीज और आपके जो खर्चे हैं वो 15,000 रुपए हैं, तो उसको कहते हैं बजट सरप्लस, क्योंकि आपको 5,000 रुपए बच रहे हैं। दूसरा आता है, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है और आपके खर्चे 20,000 रुपए हैं, तो उसको कहते हैं बजट बैलेंस, बैलेंस बजट। तीसरा होता है, आपके 20,000 रुपए तनख्वाह है और आपके खर्चे हैं 22,000 के, इसको कहते हैं बजट डेफिसिट, जो कि इसी कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट हमेशा फंसी हुई रहती है, उसकी आमदनी कम है और खर्चा रुपया है। तो इस मामले में ये तीन कैटेगरीज होते हैं बजट में। और बजट नॉर्मली किसको कहते हैं, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। जैसे कि रेवेन्यू, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास 19% 19% इनकम टैक्स से हमको हासिल होता है, 18% जीएसटी और अदर टैक्सेस जो हम पे करते हैं, और बाकी का जो रेवेन्यू है वो गैदर होता है कॉर्पोरेट टैक्सेस से, यूनियन रेवेन्यूज या कस्टम से। और जो ये खर्च होता है वो होता है, एक्सपेंडिचर होता है हमारे डिफेंस में जो सबसे ज्यादा खर्च होता है, और एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और गवर्नमेंट स्कीम्स जो सिटीजन्स के बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं। तो यही सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि बजट 2024 में क्या ऐसी चीजें आए जहां पर लोग काफी सारे कंसर्न हैं, परेशान हैं, और इसमें और भी ज्यादा सुझाव चाह रहे हैं। जो सबसे ज्यादा जो सिटीजन्स हर्ट हुए वो हुआ इनकम टैक्स स्लैब में। मैं आपको इनकम टैक्स स्लैब बता दूं समय पहले चीज। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है और ओल्ड टैक्स रिजीम को हम कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, 0 to 3 लाख में टैक्स नहीं है, एज इट इज। जो ओल्ड में जैसा था, न्यू में भी एज इट इज है। ओल्ड में था 3 to 6 लाख पे आपको 5% टैक्स था, उसको बढ़ा दिया गया 7 लाख, मतलब 3 to 7 लाख में आपको 5% टैक्स देना है। देन 6 to 9 लाख में आपको 10% था, उसको कर दिया गया 7 to 10 लाख में आपको 10% देना है। देन 10 to 12 लाख में आपको 15% है, वो एज इट इज ही है। 12 to 15 लाख में आपको 30% है। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप 15 लाख रुपए कमाओ या 1 करोड़ से ज्यादा कमाओ, आपको 30% टैक्स ही देना है, विच इज काइंड ऑफ अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास सब में ज्यादा गुस्सा हुआ इसी वजह से है, क्योंकि जो 30% का जो टैक्स स्लैब है वो 15 लाख के लिए भी वही है, और उसके आगे इसलिए कहा जाता है कि ये जो सरकार है वो सिर्फ चंद उद्योगपतियों की सरकार है। इससे काफी सारे लोग भड़काए हुए हैं, और यहाँ पर जो बीजेपी के जो इवन पार्टी के भी जो मेंबर्स है वो तक इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आया इनकम टैक्स स्लैब में। और इसमें एक छूट ये दी गई है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो पहले 50,000 रुपए था, उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सपोज आपकी इनकम सालाना 10 लाख रुपए है, तो आपको 9,25,000 में 9,25,000 का ही आपको सिर्फ टैक्स पे करना होगा। और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि इसमें आपको कैपिटल गेन्स में भी जो है ना बढ़ा दिया गया है टैक्सेस। कैपिटल गेन्स में आपको बता दूं, इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म एसटीसीजी जो है वो लगता है 1 साल से कम में अगर आप डील कर रहे हैं तो आपको पहले 15% था, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 20%। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जो पहले 10% था उसको कर दिया गया है 12.5%। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में 5% बढ़ा दिया गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में 2.5% बढ़ा दिया गया है। इसमें जो स्टॉक मार्केट है वो टोटली क्रैश होगी, जैसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बताया। तो टोटली स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, क्योंकि काफी सारे लोग जो अपनी सेविंग्स होते हैं उसमें से स्टॉक मार्केट में काफी सारा पैसा लगा कर रखते हैं।
आप याद रखें, मनमोहन सिंह की सरकार जब थी, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं हुआ करता था, तो यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रियल स्टेट लाइक यू कैन से परेशानी में आ गया। रियल स्टेट के जो मार्केट है वो टोटली कंफ्यूज है, बिकॉज वहां से इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो हटा दिया गया। अभी इंडेक्सेशन क्या है, मैं आपको यहां पर एक मिसाल देकर बताना चाहूंगा। सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 साल पहले 2004 में 20 लाख रुपीस में, और जिसकी कीमत आज 2024 में है 1 करोड़ रुपीस। तो इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था रियल एस्टेट में वो ये था कि 20 लाख रुपीस के ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स CII लगाया जाता था, जो कि मान लीजिए आज 20 लाख के ऊपर आपको 60 लाख रुपए इन्फ्लेशन रेट लगा। अब आपको टैक्स किसके ऊपर देना पड़ता था? 1 करोड़ से लेके 60 लाख के बीच में जो डिफरेंस है 40 लाख रुपीस, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता था, जो कि पुराना रेट था 20%। तो 40 लाख के ऊपर अगर आप 20% करोगे तो वो होता है 8 लाख रुपीस। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर है तो आप 8 लाख रुपए टैक्स पे करते थे उसका। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को अगर आप हटा देंगे तो जो आप 20 साल पहले सेम 2004 में सेम सिनेरियो हम लेंगे, 2004 में अगर आप 20 लाख की प्रॉपर्टी या घर खरीद रहे हो और इसकी आज की प्रॉपर्टी का रेट अगर 1 करोड़ रुपए है, तो आपको डायरेक्ट 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो डिफरेंस है 80 लाख रुपीस, 80 लाख रुपीस के ऊपर आपको जो कम कर दिया गया 12.5%, अगर 80 लाख के ऊपर अगर आप 12.5% का अगर करोगे तो वो होता है 10 लाख रुपए। इट मींस यहां पर आपका 2 लाख का नुकसान हो रहा है। तो इसी से जो रियल एस्टेट के जितने भी एक्सपर्ट्स का मानना है, इसमें रियल एस्टेट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, कम रहेंगे। तो ये जो बेनिफिट हटाने से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें हटा दिया इस बजट में। और एक जो चीज अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो बजट के बारे में जो अच्छी बात है उसके बारे में बात करूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख करोड़ आउटले किए गए हैं, मतलब सैंक्शन किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द यंगस्टर्स। बिकॉज जो सर्वे बता रही है कि हर 2 नौजवान में से एक ग्रेजुएट, मतलब 2 ग्रेजुएट में से एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है आज के टाइम पे। तो 5 स्कीम्स कौन से है देखेंगे वन बाय वन। पहला है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो कि पहली बार मतलब फ्रेशर्स के लिए ये स्कीम है। वो सारे फ्रेशर्स जो EPFO में रजिस्टर्ड हैं, सरकार की आपको EPFO में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। EPFO क्या है? ये है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको हर यानी 15,000 रुपए का फायदा इसमें मिलेगा। सेकेंड स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसमें स्पेशली जो है ना बेनिफिट किया गया है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को भी। तीसरा है आपको नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एम्प्लॉयर्स सपोर्ट, विच इज लाइक स्पेशली एनकरेजिंग एम्प्लॉयर्स टू हायर मोर एम्प्लॉयज। मतलब इसमें एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा एनकरेज किया गया है कि वो और एम्प्लॉयज हायर करें। इसमें गवर्नमेंट हर महीना 3,000 रुपए डालेंगी फॉर 2 ईयर्स EPFO में एम्प्लॉयर्स के बिहाफ में। चौथा जो हमारा स्कीम है वो है स्किलिंग यूथ। इसमें क्या किया गया है कि जो देश भर के जो 20 लाख यूथ है उनको स्किल्ड बनाने का काम किया जाएगा अगले 2 साल के लिए। पांचवा है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। ये चीज बहुत ही अवेटेड स्कीम है मेरे हिसाब से। इसमें क्या किया जाएगा, 1 करोड़ यूथ को जो अपने ग्रेजुएट्स कंप्लीट कर चुके हैं या जो भी अपने एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको इंटर्नशिप मिलेगी टॉप 500 कंपनीज में फॉर 12 मंथ्स। ये स्कीम तो बहुत बढ़िया है। अगर गवर्नमेंट अगर इसको बहुत अच्छे से अगर इंप्लीमेंट करेगी तो जो सबसे ज्यादा हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है उसमें काफी सारा सुधार आएगा। इसके बाद अगर हम कुछ बात करें कि कौन सी चीजें जो है ना सस्ती हुई, तो इसमें है कॉपर एंड लेदर बैग्स, इसमें जो है ना सस्ते हुए। इसमें आपको फिशरीज प्रोडक्ट्स है, आपको गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर वगैरह जो है ना कम दामों में हुए, क्योंकि इसमें से जो एक्साइज ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी वगैरह जो लगी होती थी उसको किस प्रोडक्ट्स में कम कर दिया गया है और किस प्रोडक्ट्स में से हटा ही दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो या सोलर पैनल्स हो, बैटरीज हो, ये सारी चीजें जो है ना सस्ते दामों में हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इशू था वो था प्राइस बजट, जो डिस्ट्रीब्यूशन है बजट्स का।
आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश को मिले 15,000 करोड़ रुपए, उनका जो कैपिटल है अमरावती, उसके डेवलप के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, और बिहार को मिले 26,000 करोड़ रुपए, जहां पर जो दूसरे स्टेट से वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए, क्योंकि जो अगर आप मध्य प्रदेश देखेंगे जिसमें पूरे के पूरे बीजेपी के सीट्स वो जीत के आई, गुजरात है या तेलंगाना, सबके साथ नाइंसाफी हुई, और सिर्फ ये दो स्टेट्स को ज्यादा सपोर्ट इस वजह से मिला, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि ये दो के सपोर्ट में बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, इस वजह से इनको स्पेशल पैकेजेस मिले। मेरे हिसाब से ये उनके हिसाब से सही डिसीजन है, क्योंकि अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बैसाखी की गवर्नमेंट चल रही है, तो जो बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीट्स है, जो रेस्ट ऑफ द सीट्स है वो इनकी सपोर्ट से ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो 10 लाख का जो लोन मिलता था, पहले कोलैटरल लोन मिलता था, मतलब आपको कोई चीज गिरवी रखाना पड़ता था, अब आपको विदाउट कोलैटरल फ्री लोन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और मुद्रा लोन जो एमएसएमईज को मिलता था वो 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये कुछ अच्छे बेनिफिट्स भी हैं इन बजट में। तो जो राघव चड्ढा है, आप पार्टी के मिनिस्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हम टैक्स तो वसूल करते हैं इंग्लैंड कंट्री की तरह, और उसको स्पेंड करते हैं या सर्विसेज देते हैं सोमालिया कंट्री की तरह। तो यही हाल हमारी कंट्री का होता जा रहा है। हमारे पास इनकम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसका सही जो स्पेंड है वो चाहिए कि हम और भी अच्छे डेवलप जगहों पे करें, क्योंकि हेल्थ सेक्टर भी हमारा बिल्कुल बिछड़ते जा रहा है, हेल्थ में हम ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है उसमें और ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए हमारे हुकूमत को। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब और अदर प्लेटफॉर्म में जितने चैनल्स है उसमें हमें सपोर्ट करें और एनकरेज करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।